हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज इस वीडियो का मोटिव आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है, जिसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल से अपने लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जितने भी अपने आगे टॉपिक करेंगे उन सभी की क्लासेज लाइव लिया करेंगे। और इसका रीज़न ये है, आपको बता दिया मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, कि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे बाद में उसकी एडिटिंग वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ऑनलाइन क्लासेज का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप ऑनलाइन क्लास लगाओ और साथ ही उसको सीधा पब्लिश हो जाती है, तो कोई एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके लिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि उसमें आपको थोड़ा मेरा सहयोग करना होगा, हेल्प करनी होगी। हेल्प ये है कि जैसे मान लो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जैसे मैंने मान लो पढ़ा दिया, तो जब मैं आपसे पूछूं कि आप जितना आपको करवाया गया उससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, तब आप अपनी जो इतनी भी क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप तब कमेंट किया करना, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर जो जितनी भी लाइव क्लासेस वगैरह होती है, अगर कभी देखता हूं तो मैं देखता हूं कि टीचर का आधे से ज़्यादा टाइम तो प्रॉब्लम सॉल्व में निकल जाता है, कि बच्चे कोई बीच में गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, कोई और कमेंट कर रहा है, तो पर्सनल बातें कर रहा है कोई। तो मैं नहीं चाहता कि अपना जो लाइव है उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। देखो, दो चीज़ें हैं, आप तो लाइव क्लास जो बच्चे लोगे वो ठीक है, उसके बाद भी ये वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेगी, तो बाद में भी बच्चे देखते हैं उस वीडियो को। तो इससे क्या होता है कि जो बाद में देखने वाले बच्चे हैं फिर उनको ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बार बार बोलना। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी के आंसर आपको मिलेंगे। लेकिन कैसे? जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया, 15 से 20 मिनट के अंदर वो टॉपिक हो गया, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, आपके क्वेश्चन मैं रीड करूंगा और उनके आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो अपने 1 घंटे का लाइव लेते हैं, तो आपको 4 या 5 बार उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये थी। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी बच्चे मैसेज करते हैं जिनके पास नंबर है। तो बच्चे कहते हैं कि सर हम एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। देखो स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। पहली बात, आपको अपनी तैयारी जो है वो लगातार बनाए रखना है उसको। देखो, सबसे बड़ी बात होती है हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई भी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टूडेंट अपने पर कितना बिलीव करता है, और सेकंड थिंग ये है कि वो अपने ईश्वर पर कितना बिलीव करता है। देखो, जो बच्चा खुद पर बिलीव नहीं करता, कोई भी व्यक्ति है चाहे, अगर उसका खुद पर यकीन नहीं है, तो चाहे वो लाख कहे कि मुझे ईश्वर पर यकीन है, तो फिर इसका मतलब वो ईश्वर पर भी यकीन नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद पर यकीन बनाए रखना है। जब तक आपका खुद पर यकीन रहेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, चाहे आप 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, लेकिन लगातार उसको आप बनाए रखें, जितना भी आप टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हो। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, खुद पर यकीन वाली और ईश्वर पर यकीन वाली। देखो, 1963 से पहले ये कहानी मेरे टीचर ने कभी हमें सुनाई थी, तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। 1963 से पहले ये जितने भी पॉलीमर बनते थे, पॉलीमर क्या बनते थे, आप ये मानो कि जो प्लास्टिक थी, वो प्रोडक्ट बनाया जाता था जब प्लास्टिक का, तो वो यूजफुल नहीं होता था, कमर्शियल उसका यूज नहीं होता था। यानी प्लास्टिक के आपको बर्तन जो हैं वो 1963 के बाद ज़्यादा बनने शुरू हुए हैं। और आज आप देख सकते हो, आप घर में कितनी चीज़ें यूज करते हो जो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की। तो ये प्लास्टिक जो बनना शुरू हुआ, कमर्शियल यूज शुरू हुआ, ये 1963 के बाद शुरू हुआ। और इसमें 2 साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिगलर और नाटा, जो आप अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये पढ़ते हो ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट डालते हैं और पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलीकरण करवाता है और आप प्लास्टिक की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, जब प्लास्टिक की फॉर्मेशन करते थे इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शंस होती थी इनकी। तो जो पॉसिबल नहीं थी, वो खर्चा भी ज़्यादा आता था उसके अंदर, और जो प्रोडक्ट बनता था वो भी कमर्शियली अच्छा नहीं होता था। लेकिन 1963 में, 1963 में जिगलर और नाटा ने एक कैटलिस्ट को खोज दिया, और उस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और उसका यूज किया जाने लगा इस प्रोसेस के अंदर। अब जिगलर और नाटा को 1963 में इस काम के लिए, क्योंकि उस टाइम का बहुत बड़ा इन्वेंशन था, बहुत बड़ी खोज थी, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड हुआ, ठीक है, 1963 के अंदर। तो जिगलर जो थे वो जर्मनी से थे, और नाटा जो थे वो इटालियन केमिस्ट थे, यानी कि इटली से आते थे। तो जब उनको नोबेल प्राइज मिलना था 1963 के अंदर, तो नोबेल प्राइज मिलना था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर। तो जिगलर जी जो थे वो तो वहीं पर ही थे, इंग्लैंड के अंदर ही। तो जिगलर ने नाटा को जब इन्फॉर्म किया कि ऐसे करके जो अपने कैटलिस्ट खोजा है उसके लिए अपने को नोबेल प्राइज मिलना है,
तो आप आइए और अपने वो जब सेरेमनी होगी तो उसमें अपने को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो नाटा ने वहाँ जाने का जो अपना प्लान बनाया, तो वो एयरपोर्ट जाता है और एयरपोर्ट जैसे ही वो पहुँचता है तो वो ये वहाँ उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आगे आने वाले 7 दिन के लिए यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, सारी फ्लाइट जो है वो किसी कारण से यहाँ से कैंसिल कर दी गई है। तो नाटा परेशान होता है थोड़ा, लेकिन बहुत बड़ा उसके लिए क्षण था वो, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड होने वाला था। तो वो वहाँ से एक टैक्सी लेता है, उसको कहता है कि आप यहाँ से कोई नज़दीक कोई दूसरा जहाँ से स्टेशन जहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ सकूँ, आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो वो क्या करता है, जो ड्राइवर होता है वो उसको कहता है कि यहाँ से आप इस कोई दूसरे शहर की ट्रेन पकड़ लीजिए, आपको वो 2-2.5-3 घंटे में वहाँ पहुँचा देगी और हो सकता है आपको वहाँ से फ़्लाइट मिल जाए। वो क्या करते हैं, वो उस स्टेशन तक उसको छोड़ आता है। जैसे ही नाटा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेलवे के अंदर जो है वो स्ट्राइक हो गई है, हड़ताल हो गई है और आगे पता नहीं कब तक ये ट्रेन्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो नाटा बड़ा हैरान होता है। नाटा सोचता है भी ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। चलो, वैसे साइंटिस्ट जो हैं वो ईश्वर में कम यकीन रखते हैं। तो नाटा उस ड्राइवर को कहता है कि भाई तू जितने पैसे लेने हैं तू मेरे से ले लेना, लेकिन मुझे उस शहर तक पहुंचा दे जहां से मुझे फ्लाइट मिल जाए। तो वो ड्राइवर को, उसको भी ये होता है कि चलो अपने को आमदनी हो रही है, तो ड्राइवर उसको लेके चल पड़ता है। रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश होने लग जाती है, लेकिन नाटा उसको कहता है कि तू कैसे भी करके चाहे धीरे चला, लेकिन मुझे दूसरे शहर तक पहुंचा दे ताकि मैं अपनी फ्लाइट ले सकूं। तो वो चलते हैं, लेकिन रास्ते में इतना तेज बारिश और आंधी आ जाती है कि गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो जाता है। इतने में ड्राइवर कहता है कि साहब अब गाड़ी चलाना मुश्किल। तो नाटा भी ये सोचता है कि अगर जिंदगी रहेगी, जहान रहेगा तो ही प्राइज का कुछ करेंगे, नहीं तो नोबेल प्राइज मेरे क्या काम का अगर जिंदा ही ना रहे। तो वो उसके कहता है कि चल तू कहीं भी देख के एक साइड में गाड़ी ले ले। तो ड्राइवर एक साइड में कच्चे रास्ते में जब गाड़ी उतारता है तो वहाँ थोड़ी सी दूर उनको एक डिम लाइट जलती हुई दिखती है। तो नाटा उसको कहता है कि अपने वहाँ वो घर दिख रहा है छोटा सा, तो वहाँ ले ले, तब तक अपने वहाँ रुक जाते हैं। जैसे वो जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं वहाँ जाकर, तो अंदर से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है कि कम इन, कि आप अंदर आ जाओ। तो वो नाटा और उसका ड्राइवर जो है वो दोनों अंदर चले जाते हैं। नाटा अंदर जाके क्या देखता है कि एक 15 साल का बच्चा जो अपाहिज है वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। लेकिन उसकी माँ जो है वो उनके बिल्कुल सामने थोड़ा दूर अपना जो ईश्वर है उसकी प्रेयर कर रही थी। जो भी कैंडल वगैरह जलाते हैं, जो जीसस को मानते हैं, तो उसके सामने कैंडल जगाकर अपनी प्रेयर कर रही थी और बच्चे की बात तो वो माँ सुन नहीं रही थी। इतने में थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका वो अपनी प्रेयर पूरी होती है तो वो बाहर आती है। तो नाटा के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो उससे कहता है कि आप कैसी माँ हैं, आपका बच्चा 15 साल का अपाहिज है, रो रहा है, और आप इस ईश्वर के सामने, आपको इस ईश्वर ने क्या दे दिया ऐसा कि आपका बच्चा तो अपाहिज है। तो वो उसकी माँ बड़ी सरल स्वभाव में उसको आंसर देती है कि मेरा बच्चा जो है वो साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखता है, ये अपाहिज जरूर है लेकिन इसका जो माइंड लेवल है वो बहुत अच्छा है। और इन दिनों के अंदर इसने कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है कि 2 साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है, एक का जिगलर और दूसरे का नाम है नाटा। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कोई खोज की है और मेरा बच्चा उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित है। तो नाटा को थोड़ा और क्यूरियोसिटी जागी, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो सोचता है कि ये तो मेरी बात हो रही है। तो कहता फिर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिगलर और नाटा महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी खोज की है तो सभी उनसे मिलना चाहते हैं। माँ कहती कि वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा एक ऐसी जिद करके बैठा है, वो कहता कि मुझे जिगलर और नाटा से मिलना है, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मेरा मन जानता है कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक मेरे घर आ नहीं सकते और मैं मेरे इस अपाहिज बच्चे को ले जाकर उनके पास ले जा नहीं सकती। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अपने पर और मेरे ईश्वर पर यकीन है कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और एक ना एक दिन मेरा बच्चा जिगलर और नाटा से जरूर मिलेगा। आपको पता है, नाटा उसके बाद नोबेल प्राइज लेने नहीं गए, उन्होंने वहीं से वो वापस गए अपने घर और वो पोप बन गए। ये संत होते हैं ना जो इस ईसाई धर्म के अंदर, तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाते हुए वो पोप बन गए, सेंट बन गए। तो देखो उस लेडीज का इतना यकीन था, किस पर, खुद पर और अपने ईश्वर पर। उनको ये, चाहे वो असंभव बात थी उस समय उसके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद पर और अपने ईश्वर पर इतना यकीन था कि एक दिन वो जरूर आएगा जब मेरा बच्चा नाटा और जिगलर से मिलेगा।
तो ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, इससे आप क्या सीख सकते हो? इससे आप ये सीख सकते हो कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, कितना भी आपके लिए जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा ना हो, लेकिन आप अगर खुद पर और अपने ईश्वर पर यकीन रखते हैं और लगातार अपनी तैयारी को, चाहे आप 1 घंटा पढ़ते हो चाहे 4 घंटे पढ़ते हो, लेकिन कंटिन्यू अगर आप इसको चलाए रखते हो अपनी स्टडी को, तो मुझे उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी भी, सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं, आप अपनी जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं कल के लाइव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।